हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनुपमा और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रवाह में। दोस्तों, आज की ये वीडियो हमारे भारत की राज्य व्यवस्था की वीडियो सीरीज़ की तीसरी वीडियो है और इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की। तो आइए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो भारत की राज्य व्यवस्था भाग 3। सबसे पहले बात करते हैं भारत शासन अधिनियम 1919 की। 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषित किया कि उसका उद्देश्य भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था। क्रमिक रूप से 1919 में भारत शासन अधिनियम बनाया गया, जो 1921 से लागू हुआ। इस कानून को मोंटेग-चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। मोंटेग भारत के राज्य सचिव थे, जबकि चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। इस अधिनियम की विशेषताएं थीं, जो इस प्रकार थीं: केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची की पहचान कर एवं उन्हें पृथक कर राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण कम किया गया। इसने प्रांतीय विषयों को पुनः 2 भागों में विभक्त किया: हस्तांतरित और आरक्षित। हस्तांतरित विषयों पर गवर्नर का शासन होता था। आरक्षित विषयों पर गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था। शासन की इस दोहरी व्यवस्था को द्वैध शासन व्यवस्था कहा गया। इस अधिनियम ने पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ की। इसके अनुसार वायसराय की कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था। इसने सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित कर दिया। इस कानून ने संपत्ति, कर या शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया। इस कानून ने लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किया। इससे एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। अतः 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। इसने पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया और राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत कर दिया। इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया, जिसका कार्य 10 वर्ष बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। आइए अब बात करते हैं साइमन आयोग की। ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1927 में नए संविधान में भारत की स्थिति का पता लगाने के लिए सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यीय वैधानिक आयोग के गठन की घोषणा की। आयोग के सभी सदस्य ब्रिटिश थे, इसलिए सभी दलों ने इसका बहिष्कार किया। आयोग ने 1930 में अपनी रिपोर्ट पेश की तथा द्वैध शासन प्रणाली, राज्यों में सरकारों का विस्तार, ब्रिटिश भारत के संघ की स्थापना एवं सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को जारी रखने आदि की सिफारिशें की। आयोग के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के प्रतिनिधियों के साथ 3 गोल मेज सम्मेलन किए। सम्मेलनों में हुई चर्चा के आधार पर संवैधानिक सुधारों पर एक श्वेत पत्र तैयार किया गया, जिसे विचार के लिए ब्रिटिश संसद ने की संयुक्त प्रवर समिति के समक्ष रखा गया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड ने
अगस्त 1932 में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व पर एक योजना की घोषणा की। इसे कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक अवार्ड के नाम से भी जाना गया। अवार्ड ने न सिर्फ मुस्लिमों, सिख, ईसाई, यूरोपियनों और आंग्ल भारतीयों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था का विस्तार किया, बल्कि इसे दलितों के लिए भी विस्तारित कर दिया गया। दलितों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था से गांधी बहुत व्यथित हुए और उन्होंने अवार्ड में संशोधन के लिए पूना की यरवदा जेल में अनशन प्रारंभ कर दिया। अंततः कांग्रेस नेताओं और दलित नेताओं के बीच एक समझौता हुआ, जिसे पूना समझौते के नाम से जाना गया। इसमें संयुक्त हिंदू निर्वाचन व्यवस्था को बनाए रखा गया और दलितों के लिए भी स्थान आरक्षित कर दिया गया। तो दोस्तों, अब बात करते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 की। ये अधिनियम भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में एक मील का पत्थर साबित हुआ। ये एक लंबा और विस्तृत दस्तावेज था, जिसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थीं। इस अधिनियम की विशेषताएं थीं कि इसने अखिल भारतीय संघ से की स्थापना की, जिसमें राज्य और रियासतों को एक इकाई की तरह माना गया। इसने प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था समाप्त कर दी तथा प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ किया। इसके अतिरिक्त अधिनियम ने राज्यों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की। यह व्यवस्था 1937 में शुरू की गई और 1939 में इसे समाप्त कर दिया गया। इसने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली का शुभारंभ किया। इसने 11 राज्यों में से 6 में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की। इसने दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था कर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था का विस्तार किया। इसने भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारत परिषद को समाप्त कर दिया। इसने मताधिकार का विस्तार किया। इसके अंतर्गत देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। इसने न केवल संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की, बल्कि प्रांतीय सेवा आयोग और 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना भी की। इसके तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। तो दोस्तों, अब बात करते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने घोषणा की कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। इसके बाद सत्ता उत्तरदायी भारतीय हाथों में सौंप दी जाएगी। इस घोषणा पर मुस्लिम लीग ने आंदोलन किया और भारत के विभाजन की बात कही। 3 जून 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना पेश की, जिसे माउंटबेटन योजना कहा गया। इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया। इस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बनकर उसे लागू कर दिया गया। अधिनियम की विशेषताएं इस प्रकार थीं कि इसने भारत में ब्रिटिश राज्य समाप्त कर 15 अगस्त 1947 को इसे स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया। इसने भारत का विभाजन कर 2 स्वतंत्र डोमेनियनों, संप्रभु राष्ट्र भारत और पाकिस्तान का सृजन किया, जिन्हें ब्रिटिश राजमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता थी। इसने वायसराय का पद समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर दोनों डोमेनियन राज्यों में गवर्नर जनरल पद का सृजन किया, जिसकी नियुक्ति नए राष्ट्र की कैबिनेट की सिफारिश से की गई थी।
इसने दोनों डोमेनियन राज्यों को संविधान सभाओं को अपनाने के लिए अपने अपने देशों के संविधान बनाने और उसके लिए किसी भी देश के संविधान को अपनाने की शक्ति दी। इसने दोनों डोमेनियन राज्यों की संविधान सभाओं को यह शक्ति प्रदान की कि वे नए संविधान का निर्माण एवं कार्यान्वित होने तक अपने अपने संबंधित क्षेत्रों के लिए विधानसभा बना सकती थी। इस कानून ने ब्रिटेन में भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया। इसने 15 अगस्त 1947 से भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति की भी घोषणा की। इसने भारतीय रियासतों को यह स्वतंत्रता दी कि वे चाहें तो भारत डोमेनियन या पाकिस्तान डोमेनियन के साथ मिल सकती है या स्वतंत्र रह सकती है। इस अधिनियम ने नया संविधान बनने तक प्रत्येक डोमेनियन में शासन चलाने के लिए भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत उनकी प्रांतीय सभाओं में सरकार चलाने की व्यवस्था की। इसने ब्रिटिश शासक को विधेयकों पर मताधिकार और उन्हें स्वीकृति करने के अधिकार से वंचित कर दिया, लेकिन ब्रिटिश शासक के नाम पर गवर्नर जनरल को किसी भी विधेयक को स्वीकार करने का अधिकार प्राप्त था। इसके अंतर्गत भारत के गवर्नर जनरल एवं प्रांतीय गवर्नरों को राज्य का संवैधानिक प्रमुख नियुक्त किया गया। इसने शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया। इसने भारत के राज्य सचिव द्वारा सिविल सेवा में नियुक्तियां करने और पदों में आरक्षण करने की प्रणाली समाप्त कर दी। 15 अगस्त 1947 के पूर्व सिविल सेवा कर्मचारी को वही सुविधाएं मिलती रहीं जो उन्हें पहले से प्राप्त थीं। 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को भारत में ब्रिटिश शासन का अंत हो गया और समस्त शक्तियों को नए स्वतंत्र डोमेनियनों भारत और पाकिस्तान को स्थानांतरित कर दिया गया। लॉर्ड माउंटबेटन नए डोमेनियन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। 1946 में बनी संविधान सभा को स्वतंत्र भारत डोमेनियन की संसद के रूप में स्वीकार कर लिया गया। तो दोस्तों, अब तक जो भी कुछ हमने पढ़ा उसकी कुछ मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। मुगल बादशाह शाह आलम ने 1764 में बक्सर की लड़ाई में विजय प्राप्त करने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में दीवानी अधिकार दिए। इसे ब्रिटिश संसद में तत्कालीन प्रधानमंत्री विलियम पिट द्वारा पुनः स्थापित किया गया। बजट की व्यवस्था को ब्रिटिशकालीन भारत में 1860 से शुरू किया गया। भारतीय स्वतंत्रता अध्यादेश को ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को पेश किया गया और 18 जुलाई 1947 को इसे राजशाही की संस्तुति मिली। यह अधिनियम 15 अगस्त 1947 से लागू हुआ। 2 राज्यों के बीच सीमाओं का निर्धारण रेडक्लिफ की अध्यक्षता वाले सीमा आयोग ने किया। पाकिस्तान में पश्चिमी पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, पूर्वी बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा क्षेत्र एवं असम के सीलहट जिला शामिल किया गया। उत्तर पश्चिम सीमांत क्षेत्र एवं सिलहट में अध्यादेश पाकिस्तान के पक्ष में थे। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अब बहुत ही जल्द मैं हाजिर होंगी इस सीरीज़ के अगले वीडियो संविधान के निर्माण के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।